सबसे पहले हमें इस खुफिया रास्ते का बाहर वाला मैकेनिज्म तलाश करना पड़ेगा। हम इस रास्ते को खुला तो नहीं छोड़ सकते, मैंने कहा, और फिर हम वो मैकेनिज्म तलाश करने लगे। मेरा अंदाज़ा था कि वो मैकेनिज्म बाहर की तरफ भी इस जगह होना चाहिए जहाँ अंदर की तरफ दीवार में वो कुंडा था। मैं वहाँ से ईंटें हटाता रहा। टॉर्च रोशन करना खतरनाक था। ईंटों के नीचे कोई जहरीला कीड़ा या सांप बिच्छू वगैरह हो सकता था, लेकिन मैं इस खतरे से बेनियाज अपने काम में मसरूफ़ रहा और मुझे मायूसी नहीं हुई। उस तरफ भी एक कुंडा ही था जिसे 2-3 मरतबा इस्तेमाल करके इत्मीनान कर लिया। सीता ने अपनी चादर सुरंग के अंदर डाल ली। मैंने भी अपना चौका उतार कर अंदर फेंक दिया और कुंडा खींच कर रास्ता बंद कर दिया। चंद ईंटें कुंडे के आगे इस तरह रख दी कि मैं उनके पीछे हाथ डालकर कुंडे को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उन ईंटों की वजह से दिन की रोशनी में भी वो कुंडा नजर नहीं आ सकता था। हम रात की तारीकी में खंडरों के उस शहर में शिकार की तलाश में निकल खड़े हुए। हमारी मंजिल वो बंगले थे जहाँ रोशनी हो रही थी। चाकू मेरे हाथ में था और टॉर्च सीता के पास थी। मैंने सीता को सख्ती से मना कर दिया था कि किसी भी मौके पर टॉर्च जलाने की कोशिश न करे। चांदनी में हर तरफ फैले हुए खंडर बड़ा पुरस्कार तासर दे रहे थे और इन खंडरात में कहीं जलती हुई बरकी रोशनियां इस पुरस्कारियत को मजीद गहरा कर रही थीं। हम शकिस्ता दीवार और मलबे के ढेर ख्याल लिए आगे बढ़ते रहे। एक जगह गली पार करके हम दूसरी तरफ गए। अब हम उस लाइन में थे जिस लाइन में करीब करीब वो 2 बंगले थे जहाँ बत्तियां जल रही थी। पहला बंगला अब हमसे तकरीबन 20 गज के फासले पर रह गया था। हम दोनों एक जगह रुक गए। ईंटों के ढेर की आड़ से बंगले की तरफ देखने लगे। बंगले के सामने कंपाउंड वॉल 5 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। गली में चलते हुए अंदर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन हम ऊंची जगह पर थे इसलिए हमें वो लॉन भी साफ नजर आ रहा था। लॉन ज़्यादा बड़ा नहीं था। घास पर 3-4 कुर्सियां रखी हुई थी। दरमियान में एक कॉफ़ी टेबल भी थी, लेकिन किसी जीरो का निशान दिखाई नहीं दे रहा था। हम मोहतात अंदाज में चलते हुए बंगले की पिछली तरफ आ गए। उस तरफ भी बंगले के सामने मुख्तसर सा लॉन था, मगर 4 दीवारी नहीं थी। 2 खिड़कियों में रोशनी नज़र आ रही थी। दोनों खिड़कियां मुख्तलिफ कमरों की थीं। हम दबे कदमों एक खिड़की की तरफ बढ़ते रहे। खिड़की के सामने अंदर की तरफ बहुत बारीक सा पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने शीशे की तरफ आंख लगाकर अंदर झांका। ये बेडरूम था, मगर यहाँ भी कोई इंसान नजर नहीं आया। मैंने सीता को इशारा किया और हम दबे कदमों चलते हुए दूसरी खिड़की की तरफ आ गए और यहाँ शीशे से आंख लगाते ही मैं उछल पड़ा। ये नशिशगाह किस्म का कमरा था जहाँ 3 अफराद नजर आ रहे थे। 2 फर्द थे और एक औरत। मर्द गैर मुल्की थे, चिट्टी चमड़ी वाले, और औरत हिंदुस्तानी थी। उस औरत की उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं थी। उसका रंग भी अगरचे गोरा था, मगर चिट्टी चमड़ी वालों के नुक्ता नज़र के मुताबिक उसका ताल्लुक रंगदार नस्ल से था। उसका लिबास बहुत मुख्तसर सा था। गुदाज बदन, लंबा कद, चेहरे के नकूश बड़े तीखे थे। यूं तो उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा कशिश उसके सीने में थी। सीने के उभारों को काबू में रखने के लिए चोली का कपड़ा कम पड़ रहा था। दोनों आदमी चिट्टी चमड़ी वाले थे। बाअल्फाज दीगर उनका ताल्लुक यूरोपीय नस्ल से था और मुझे 100% यकीन था कि ये दोनों इसराइली मोसाद के एजेंट हैं। यहूदियों और इन हरामियों की अय्याशी का पूरा ख्याल रखा गया था। उन दोनों की उम्रें 40 और 45 के दरमियान नहीं होंगी। एक दराज कामत था, जबकि दूसरा दरमियाने कद और कदरे भारी भरकम जिस्म का मालिक था। उसका सर दरमियान से गंजा था जो बल्ब की रोशनी में अंधेरे के छलके की तरह चमक रहा था। उसने सिर्फ पतलून पहन रखी थी। जिस्म के बालाई हिस्से पर न बुनियान थी और न कोई और कपड़ा, जबकि दराज कद वाले ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। शर्ट के बटन खुले हुए थे। वो दोनों आमने सामने सोफों पर बैठे हुए थे। दरमियान में एक छोटी कॉफ़ी टेबल थी जिस पर इंग्लिश स्कॉच की बोतलें और गिलास रखे हुए थे। दोनों गिलासों में शराब मौजूद थी। वो लड़की कभी एक की गोद में जाकर गिरती और कभी दूसरे की गोद में। वो दोनों उससे छेड़छाड़ कर रहे थे। उसके जिस्म पर चुटकियां लेते तो लड़की हंस पड़ती। जाहिर है उसे उनका दिल बहलाने के लिए यहाँ भेजा गया था। उसे अपने काम में ख़ास महारत हासिल थी और वह इनकी दिलजोई और उनके जज्बात भड़काने का हर बार इस्तेमाल कर रही थी। दराज कद वाले ने अपना गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया और एक झटके से उठकर लड़की का बाजू पकड़ लिया और अपने साथी से कुछ कहा। गंजा कंधे उचका कर रह गया। दराज कद वाला लड़की को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। गंजा सोफे पर बैठा रह गया। उसका जिस्म एकदम ढीला पड़ गया। कंधे ढलक गए थे और चेहरे पर मायूसी छा गई थी। उसे शायद अपने साथी की यह हरकत बुरी लगी थी और वो उस लड़की को लेकर चला गया था। मैंने सीता की तरफ देखा। उसने भी कमरे में सब कुछ देखा था, मगर उसका चेहरा तासुरात से आरी था। मेरा ख्याल था कि वो दराज कामत शख्स उस लड़की को लेकर बंगले के किसी दूसरी कमरे में गया होगा, लेकिन चंद सेकंड्स बाद ही वो दोनों किसी पहलू वाले दरवाजे से बाहर आ गए। हम खिड़की के सामने खड़े थे। अगरचे बारीक पर्दा पड़ा हुआ था,
लेकिन मध्यम सी रोशनी में भी उन्हें देखा जा सकता था। मैंने सीता को इशारा किया और हम दोनों तेजी से नीचे झुक गए। वो दोनों बातें करते हुए दूसरे बंगले की तरफ चले गए और वो जैसे ही निगाहों से ओझल हुए, मैं उठकर खड़ा हो गया और एक बार फिर अंदर झांकने लगा। और फिर ठीक उसी वक्त एक इस्तेकामत हिंदुस्तानी आदमी उस कमरे में दाखिल हुआ। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। उसने सोफे पर बैठते हुए गंजे यहूदी से कुछ कहा तो वो एकदम चीख उठा, जाओ भाग जाओ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और सुबह से पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने अल्फाज उर्दू और हिंदी में कहे थे और उस हरामी अमरनाथ से कहना सुबह 7 बजे मुझे रिपोर्ट कर दे और दरवाज़ा भिड़ जाना, कुत्ते अंदर आ जाते हैं। इस हिंदुस्तानी ने कुछ कहा, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कमरे से निकल गया। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हिंदुस्तानी उसका खिदमतगार था और उसके जाने के बाद यह गंजा यहूदी अब इस बंगले में अकेला ही रह गया था। हमने चंद मिनट और इंतज़ार किया। मैंने एक बार फिर अंदर झांका। वो गंजा यहूदी इस तरह उदास बैठा हुआ था जैसे उसकी माँ मर गई हो। मैंने सीता को इशारा किया और हम दबे पांव दीवार के साथ साथ सिरकने लगे। उस बंगले के पहलू में भी एक दरवाज़ा था जिससे वो दराज कामत यहूदी और उसके साथ लड़की निकलकर दूसरे बंगले में गए थे। दूसरा बंगला तकरीबन 20 गज के फासले पर था और दरमियान में ईंटें वगैरह बिखरी हुई थी। दरवाजे में दाखिल होने से पहले सीता ने टॉर्च वहीं रख दी और मेरी तरफ देखते हुए चोली के सामने वाली डोरी खोलकर चोली को ज़रा नीचे खींच लिया। इस तरह उसके सीने का ऊपर का हिस्सा बरहना हो गया। नज़रें दूसरी तरफ रखो, ये मंजर तुम्हारे लिए नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए सरगोशी की। मैं भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। हम दोनों दबे कदमों अंदर दाखिल हुए। मेरे हाथ में खुला हुआ चाकू था और सीता अपने शुबाब के हथियारों से लेस थी। वो मुझसे 2 कदम आगे चल रही थी। यह वसी और अरीज कमरा कीमती साजो सामान से आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे। इन हरामी यहूदियों के लिए इन खंडरों में भी ज़रूरत और अय्याशी की हर चीज़ मुहैया की गई थी। सीता ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और ख़ुद कमरे में जाकर खड़ी हो गई जहाँ वो गंजा यहूदी बैठा था। मैं एक सोफे की आड़ में दबक गया था। हेलो सर, सीता की खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी। उसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने सोफे की आड़ से झांक कर देखा। कमरे के अंदर सोफे पर बैठा हुआ वो गंजा यहूदी उछल पड़ा। सीता को देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। अरे कौन है तू? इसने पूछा। मुझे अमरनाथ ने भेजा है। सीता ने बड़े इत्मीनान से ये नाम ले दिया जो कुछ देर पहले इस यहूदी के मुँह से सुना था, तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए। आओ आगे आओ, वो बोला। मैं वाकई उदास था। वो हरामी बेचारा उस लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। हालांकि मैं उसे आज की रात अपने पास रखना चाहता था, मगर मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया है। तुम मुझसे कहीं ज़्यादा हसीन हो, आज की रात खूब गुजरेगी। वो सीता के सामने रुक गया। पहले सर तपा उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता रहा, फिर उसे कांधों के करीब दोनों बाहों से पकड़ लिया। आओ वहाँ बैठो और मुझे अपने हाथ से शराब पिलाओ। आज मुझे लेज़ा बहुत याद आ रही है। उसकी आवाज़ में हल्की सी लुकनत थी जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अब तक पी जाने वाली शराब उसके दिमाग पर किसी हद तक असरअंदाज हो चुकी है। लीज़ा कौन? सीता ने इस अंदाज में कहा जैसे वह लीज़ा का नाम सुनकर जल गई हो। वो मेरी दोस्त है, इसराइल में है, यहाँ नहीं है। तुम फिक्र मत करो, वो हमारी तन्हाई में मखल नहीं होगी। गंजे ने कहा। आओ मेरे पास बैठो। क्या नाम है तुम्हारा डार्लिंग? मेरा नाम डार्लिंग है, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके साथ सोफे पर बैठ गई। गंजे यहूदी ने अपना एक हाथ उसकी कमर में हमारी कर दिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। सीता उसकी तरफ झुकती चली गई। गंजे यहूदी ने सीता के लबों पर किस करने के लिए अपना चेहरा झुकाया तो सीता एक झटके से सीधी हो गई। सब्र से काम लो डियर। वो उंगली से उसके होंठों को छूते हुए बोली, अभी तो सारी रात पड़ी है। सीता ने एक गिलास में शराब उंडेली और गिलास उठाकर उसके होंठों से लगा दिया। गंजे यहूदी ने एक चुस्की ली और गिलास अपने हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। बेडरूम में चलो, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। सीता ने उठते हुए मेज़ पर से शराब की बोतल भी उठा ली। उस गंजे ने एक हाथ में शराब का गिलास संभाल रखा था और दूसरा सीता की कमर में हमारी कर रखा था। वो जैसे ही बेडरूम में दाखिल हुए, मैं अपनी जगह से उठकर दरवाजे के करीब आ गया। सीता ने शराब की बोतल बेड के साथ मिली हुई साइड टेबल पर रख दी। वो अभी सीधी भी नहीं हुई थी कि गंजे यहूदी ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और शराब का गिलास साइड टेबल पर रखकर सीता पर छलांग लगा दी। उसकी हरकत सीता के लिए गैर मुतवक्की थी। सीता उसके बोझ के नीचे दब गई। वो एक लम्हे को बदहवास हुई और फिर हंसते हुए अपने आप को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। उस गंजे यहूदी पर शायद जुनून तारी हो गया था। वो सीता को पूरी तरह झंझोड़ रहा था। खींचातानी से सीता की चोली की डोरी एक कंधे पर से टूट गई और चोली नीचे लटक गई। सीता अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने कमरे में दाखिल होकर साइड टेबल से शराब की बोतल को गर्दन से पकड़कर उठाया और उस गंजे यहूदी के सर पर वार किया, लेकिन बोतल सर की बजाय उसके कंधे पर लगी। वो करा उठा। उसने सीता को छोड़ दिया और उछल कर एक तरफ से हट गया। वो दुनिया की खतरनाक तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का एजेंट था।
इस किस्म की सूरत-ए-हाल से पहले भी दो चार रहा होगा और इनसे निमटना भी जानता होगा। इस वक़्त भी उसने फ़ौरन ही सूरत-ए-हाल को ताड़ लिया और समझ गया कि उसके साथ किसी किस्म का धोखा हुआ है। उसने फ़ौरन ही अपनी हवास पर काबू पा लिया। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक लम्हे को उलझन सी उभरी और फिर दूसरे लम्हे उसने मुझ पर छलांग लगा दी। सीता ने बड़ी फुर्ती से उसका एक पैर पकड़ लिया। वो मुंह के बल इस तरह गिरा कि उसका ऊपर का आधा धड़ बेड से नीचे लटक गया। उसने दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर टांग को जोरदार झटका देकर पैर को सीता की गिरफ्त से छुड़ा लिया। इस दौरान मैंने हाथ में पकड़ी हुई बोतल से उस पर एक और हमला किया। ये वार भी ओछा पड़ा और बोतल भी मेरे हाथ से छूट गई। शराब के छींटे मेरे ऊपर भी पड़े। उस गंजे यहूदी पर और सीता पर भी। मैंने पहले बोतल उठाने के लिए चाकू बाएं हाथ में पकड़ लिया और यही मुझसे गलती हुई थी। मुझे शुरू ही से उस पर चाकू से हमला करना चाहिए था। गंजा यहूदी उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पलंग से गिरा। उसका एक पैर मेरे सीने पर लगा और मैं लड़खड़ा कर दीवार के साथ पड़ी हुई सोफा नुमा सीटे पर गिरा। मेरे संभलने से पहले यहूदी ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मैं फुर्ती से एक तरफ हटा और यहूदी जैसे ही सीटे पर गिरा मैंने संभल कर चाकू से उस पर हमला कर दिया। चाकू उसके पहलू में लगा लेकिन वार ज्यादा कारी नहीं था। यहूदी के मुंह से हल्की सी चीख निकली लेकिन उसने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया और पलटकर मेरी खोपड़ी पर जोरदार घूंसा रसीद किया। मेरा दिमाग झंझना उठा। उसके सामने नीली पीली सी चिंगारियां रक्स करने लगी। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। दूसरा घोंसा मेरे सीने पर लगा और मैं कराहता हुआ सीटे से नीचे गिर गया। उस कमबख्त में बेपनाह ताकत भरी हुई थी। उसके घोंसे लोहार के हथौड़े की तरह वजनी थे। उससे पहले कि वो तीसरा हमला करता सीता ने उस पर छलांग लगा दी और उसे साल लेती हुई कालीन पर गिरी। सीता ने पहले से उसे बाहों की लपेट में ले रखा था। यहूदी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था मगर सीता की गिरफ्त खासी मजबूत थी। उसने ठीक कहा था, भूतों और बदरूहों से मुकाबला नहीं किया जा सकता था जबकि इंसानों से मुकाबला करना दूसरी बात थी। वो भी रॉ की तरबियत याफ्ता थी। वो बुज़दिल नहीं थी। उसकी जुर्रत और बहादुरी में पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर मैं देख चुका था और अब भी वो इसी दलेरी का मुजाहरा कर रही थी। गंजे ने कोहनियाँ चलाते हुए सीता पर वार किया। एक कोहनी की ज़रब सीता की पसलियों पर लगी। वो करा उठी लेकिन उसने अपनी गिरफ्त ढीली नहीं की। लेकिन उसके बाद लगने वाली ज़रबों से उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई। गंजा यहूदी मचल कर उसकी गिरफ्त से निकला और उसने साइड टेबल की तरफ छलांग लगा दी। वो टेबल की दराज खोलने की कोशिश कर रहा था कि सीता हवा में उड़ती हुई उसके ऊपर जा गिरी और उसे साल लेती हुई बेड पर ढेर हो गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि गंजा यहूदी बेड साइड टेबल से पिस्तौल या रिवॉल्वर निकालना चाहता था। सीता ने उसे वहां से तो हटा दिया था लेकिन खुद उसके नीचे दब गई थी। गंजा उसके गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश कर रहा था और सीता पूरी तरह मुजाहमत कर रही थी। मेरे दिमाग में अब तक धमाके हो रहे थे लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। चाकू भी मेरे हाथ से निकलकर कालीन पर गिर गया था। मैंने चाकू उठाने के बजाय उस गंजे पर छलांग लगा दी और बाजू उसकी गर्दन में डालकर उसे पीछे खींचने लगा। सीता मचल कर उसके नीचे से निकल गई। गंजे यहूदी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को किसी कदर ऊपर उठाया और मुझे एक तरफ पटक दिया। मैं कलाबाजियां खाता हुआ बेड की दूसरी तरफ गिरा लेकिन उससे पहले कि गंजा खुद संभल सकता सीता ने उस पर छलांग लगा दी और उसे बेड टेबल से दूर रखने की कोशिश करने लगी। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। मैं उठकर उनकी तरफ लपका ही था कि एक आवाज़ सुनकर चौंक गया। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? मैंने आवाज़ की तरफ देखा। दरवाजे में उस यहूदी का वही हिंदुस्तानी खादिम खड़ा था जिसे कुछ देर पहले उस यहूदी ने रुखसत किया था। वो वहशत ज़दा सी नज़रों से हमारी तरफ देख रहा था और फिर दूसरे लम्हे वो मुड़कर बाहर की तरफ भागा। यह हमारे लिए खतरे का अलार्म था। वो हिंदुस्तानी अगर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया तो हमारी ज़िंदगियों की ज़मानत भी नहीं दी जा सकती। मैंने पूरी कुव्वत से अपनी जगह से छलांग लगाई और दरवाजे के करीब गिरा। वो हिंदुस्तान इस दौरान दूसरे कमरे के वस्त में पहुंच चुका था। मैं एक बार फिर उछला और उसे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही जा लिया। वो बुरी तरह चीख रहा था। मैंने एक हाथ उसके मुंह पर रखा और दूसरा बाजू उसकी गर्दन में लपेट लिया। वो छोटे का दुबले पतले जिस्म का मालिक था इसलिए उस पर काबू पाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। भागते हुए वो बुरी तरह चीखता रहा और मुझे अंदेशा था कि उसकी आवाज़ करीब वाले बंगले या किसी और जगह पर न सुन ली गई हो। सन्नाटे में तो आवाज़ वैसे भी दूर तक फैलती है इसलिए मैं चाहता था कि जल्द से जल्द उससे निमट कर उस गंजे यहूदी का भी किस्सा तमाम कर दिया जाए क्योंकि अगर कोई इस तरफ आ गया तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसकी गर्दन को ज़ोर ज़ोर से झटके देने लगा। वो मेरी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रहा था। मैंने एक और ज़ोरदार झटका दिया और उसी वक्त बेडरूम से फायर की आवाज़ सुनकर चौंक गया। मैंने उस हिंदुस्तानी को छोड़ दिया। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह तड़प रहा था। उसके मुंह से खरखराहट की अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। मैंने बेडरूम की तरफ छलांग लगा दी और दरवाजे के करीब ही ठठक कर रुक गया। गंजा यहूदी कालीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सर से खून उबल रहा था और सीता 2-3 कदम दूर खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। उसके हाथ में पिस्तौल था
उस कमबख्त ने दराज से पिस्तौल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा हाथ उससे पहले पिस्तौल पर पहुंच गया। सीता ने कहा, अब भागो यहाँ से, मैंने कहा और दौड़कर अपना चाकू उठा लिया। सीता की चोली कांधे से एक बंद टूट जाने से सीने पर लटकी हुई थी। उसने दूसरे हाथ से चोली दुरुस्त की और दरवाजे की तरफ लपकी। दूसरे कमरे से निकलते हुए मैंने पिस्ता कामत हिंदुस्तानी की तरफ देखा। वो भी बेहिस्सो हरकत हो चुका था। हो सकता है उसकी चीखों की आवाज़ न सुनी गई हो। अगर सुनी गई हो तो इस पर ज़्यादा तवज्जो न दी गई हो, लेकिन गोली चलने की आवाज़ नहीं तो यकीनन साथ वाले बंगले में गंजे यहूदी के दूसरे साथी बुशारा और उस लड़की को चौंका दिया होगा। हो सकता है आसपास कुछ और लोगों ने भी ये आवाज़ सुन ली हो। मैंने बाहर निकलते हुए एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। कमरे के सामने वाली दीवार पर लगी हुई घड़ी 12:15 का वक्त बता रही थी। मैंने सीता के पीछे छलांग लगा दी। सीता बाहर निकलते हुए दरवाजे के करीब रखी हुई टॉर्च उठाना नहीं भूली थी। उसके सीधे हाथ में पिस्तौल भी मौजूद था। हम उस बंगले से निकलकर रकबी सिमत में भाग रहे थे। ये साथ वाले बंगले की तरफ एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, अरे कौन है, रुक जाओ। उसके साथ ही फिजा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। गोली हमारे सिरों के ऊपर से गुजर गई। सीता ने भी मुड़कर जवाबी फायर कर दिया। हम दोनों बिखरी हुई ईंटों में तेजी से दौड़ रहे थे। दफतन सीता को एक ईंट से ठोकर लगी। वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। अगर मैं इसे न संभाल लेता तो वो मुंह के बल गिरती। उस बंगले की तरफ से अब शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम ईंटों के एक ढेर के पीछे पहुंच गए और ठीक इसी वक्त फिजा तड़तड़ाहट की आवाज़ से गूंज उठी। एक मरतबा ऑटोमेटिक राइफल इस्तेमाल की गई थी, लेकिन हम ईंटों के ढेर की आड़ मिल जाने से गोलियों से महफूज हो गए थे। हम मलबे के ढेर और खंडरों की शकिस्ता दीवारों की आड़ लेते हुए गली पार करके उस खंडर में पहुंच गए जहां सुरंग का रास्ता था। यहाँ सीता एक बार फिर पत्थरों से टकरा कर गिरते गिरते बची। फायरिंग की आवाज़ बदस्तूर सुनाई दे रही थी। वो लोग गली की दूसरी तरफ वाले खंडरों में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। मैंने दीवार के करीब ईंटों के ढेर के पीछे हाथ डालकर उस कुंडे को खींचा, मगर कुछ नहीं हुआ। 2-3 जोरदार झटके दिए, मगर वो दीवार टस से मस नहीं हुई। मेरे जिस्म के मसाम तेजी से पसीना उगलने लगे। पूरे बदन पर कैंचुए से रिंगते हुए महसूस होने लगे और दिमाग में सनसनाहट होने लगी। क्या हुआ? सीता की सरगोशी मेरी समाज से टकराई। मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा, शायद जाम हो गया है, मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। कोशिश करो, सीता ने कहा। आवाज़ें करीब आ रही थी और फिर इस खंडर की ऐन सामने गली में दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसके साथ ही एक चीखती हुई आवाज़ मेरी समाज से टकराई। उस तरफ खंडरों में देखो, वो जो कोई भी था चीखते हुए कह रहा था, जो भी नजर आए गोली मार दो, उसे बचकर नहीं जाना चाहिए। मुझे सीने में सांस डूबता हुआ महसूस होने लगा। मौत हमारे सिरों पर पहुंच चुकी थी और हमारे फरार का रास्ता बज़ाहिर मसदूद हो चुका था। सीता के पास पिस्तौल था और मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी गोलियां थी। अगर पिस्तौल का मैगजीन भरा हुआ भी हो तो हम कितनी देर तक उनका मुकाबला कर सकते थे? चंद मिनट, गोया हमारी जिंदगी के चंद मिनट रह गए थे। सीता भी शायद मेरी ही तरह सोच रही थी। वो मेरे साथ जुड़कर बैठी हुई थी। कोशिश करो शमरोज़, उसने मेरे कान में हल्की सी सरगोशी की। उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी। वो लोग सामने गली में मौजूद हैं और किसी भी लम्हे कोई इस तरफ आ सकता है। मैंने झिंझिलाकर कुंडी को जोरदार झटका दिया। इस मरतबा मुझे मायूसी नहीं हुई। दीवार का एक हिस्सा आवाज़ पैदा किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता शेक होने लगा। मैंने कुंडे को छोड़ दिया और बड़ी एहतियात से चंद ईंटें दीवार के साथ रख दी, ताकि अगर कोई इस तरफ आकर तलाश भी करे तो कुंडा नजर न आ सके। मैंने पहले सीता को अंदर धकेला और फिर खुद अंदर दाखिल होकर अंदर वाला कुंडा खींच दिया। दीवार आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आने लगी। तकरीबन 1 इंच खिला बाकी रह गया के ऊपर ईंटों के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक इंसानी हियोला दिखाई दिया। मैंने सीता के मुंह पर हाथ रख दिया और अपना सांस रोक लिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।